नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने एक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, जहां पर हम हर एक दिन में जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड उसे कंप्लीट करते हैं, है ना। और उससे रिलेटेड जितना भी प्रीलिम्स में आपका पोर्शन आ सकता है, प्लस मेंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीजें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। ऐसे ही आज का टॉपिक है यूनियन बजट। अब आप सोच रहे होंगे सर, 1.5 दिन हो गया, 1.5 दिन तक आप वीडियो क्यों नहीं लेके आए। देखिए, मेरा काम है आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई करना। अब यूनियन बजट एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें से हमें सिर्फ उतनी चीजें उठानी है जितना हमारा काम निकल जाए। हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज में पीएचडी नहीं करनी। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे प्रीलिम्स में और हमारे मेंस में हमें काम में आए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जो मुझे देखने को मिली कि हाँ, इस बजट में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके सामने वो चीजें लेके आया हूं। ओके, 99% ऑफ दी चीजें जो है वो आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएंगी। बस दो तीन स्कीम्स हैं, वो मैंने यहां पर लिखी हैं, बट उन्हें मैंने इलैबोरेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनियन बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो लॉन्च हुई थी, और उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपको करके बताऊंगा। ठीक है, इसमें हमारा काम क्या है कि हमें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आई हैं, कहाँ कहाँ पैसा गया, कहाँ से पैसा आया, कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा दिया, कौन कौन सी न्यू स्कीम्स आई हैं, कहाँ कहाँ पैसा एलोकेट किया गया, और कौन कौन से नए सेक्टर्स हैं जिसमें न्यू इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहने वाला है। तो बस इतना मुझे आपको ओवरव्यू देना था इस सेशन के बारे में। अब हम चलते सीधा लेक्चर की तरफ। बस पेन चेंज कर लेता हूं मैं। देखिए, अगर इस वीडियो की स्पीड आपको स्लो लगे, मेरे बोलने की स्पीड आपको स्लो लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 1.25 या 1.5 की स्पीड पर कर सकते हैं। इससे ज्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत तेज भी बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जरा, सबसे पहले यूनियन बजट। हम बजट 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 सुनते हैं हर जगह, बट एक्चुअल में बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही नहीं गया। ठीक है, क्या वर्ड दिया गया है बजट की जगह? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, हर साल इसे क्या किया जाता है, हर साल इसे निकाला जाता है। ये है क्या? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? ये एक एस्टिमेटेड डेटा है, एस्टिमेटेड डेटा है। किस चीज से रिलेटेड है? जो भी रिसीट्स आई है और जहां पर भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। ये एस्टिमेटेड है, पता नहीं है कि इतना ही खर्चा होगा या इतना ही पैसा आएगा, नहीं पता नहीं है। कोई भी पुख्ता नहीं है, कोई भी चीज श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, एक एस्टिमेटेड है कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, वहां पे इतना पैसा देंगे, यहाँ पे इतना देंगे, हमें बोरोइंग से इतना आएगा, ये वो सारी चीजें एस्टिमेटेड है। प्लीज इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये डेटा जो है वो एकदम जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेट अप डेटा है कि ये हुआ है, ये हुआ नहीं। इट इज एस्टिमेटेड कि ये होने वाला है अगले आने वाले 1 साल में। ठीक है, अब देखो, दो तरह के आपको ये डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। एक दिखेगा मेजर बजट डॉक्यूमेंट, एक दिखेगा अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 12। डिमांड्स फॉर ग्रांट, क्योंकि ना आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मेजर बजट डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ए बी सी डी, और उसके बाद लिख देंगे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए मेजर बजट बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है जो कि आर्टिकल नंबर 13 में आती है, फाइनेंस बिल होता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 10 में है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRMB एक्ट 2003 में। दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स के जब ऐसे चीजें पूछी जा रही है तो कहां से आ रही है, वो यहीं से आ रही है। अगर आप बजट को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगी ये सारी चीजें होती है। बट ये सारी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वहां पर इसमें डेप्थ में पढ़ना आपके लिए लाजमी है। बट अभी हम इधर बजट डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसे ऊपर ऊपर से देख के चल देंगे आगे। ठीक है,
अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है कि एक्सपेंडिचर बजट कितना है हमारा, रिसीट मतलब पैसा कहाँ से कितना आएगा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल क्या है मतलब कि कहाँ पर कितना पैसा दिया जा रहा है, और बजट को एट अ ग्लांस देखते हैं हम कि हाँ ऊपर ऊपर से क्या क्या हो रहा है एज अ ओवरव्यू। ठीक है। आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क किसमें है, अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स में, मेजर बजट डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, प्लीज इस चीज को याद रखना। और की फीचर्स ऑफ द बजट हम इसमें देखते हैं, प्लीज इन दोनों में क्या डिफरेंस है अपने दिमाग में हमेशा रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, यहां से हमारा मेन बजट का टॉपिक स्टार्ट होता है। उससे पहले वाला जो जो चीजें थी वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या याद रखना है। मैं आपसे सीधी बात कहता हूँ, सारे डेटा बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सारे, मैंने 2014 से 2025 की एक QYQ सीरीज करवा रहा हूँ जिसमें मैं 15 क्वेश्चंस डेली करवाता हूँ। अभी तक मैंने आपको 2014 से लेके 2022 तक के पेपर्स करवा दिए। क्या आपको कहीं पे भी दिखा कि कहीं पर भी ऐसे डेटा पूछे गए? नहीं पूछे गए। बट क्यों हमें पढ़ना है? फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की भाई साहब हो क्या रहा है। ठीक है। अब देखो जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब एस्टिमेटेड है, प्लीज इस चीज को याद रखना है, ये सब एस्टिमेट्स हैं। ये बोला नहीं गया कि इतना ही एक्सपेंडिचर होगा, इतनी ही रिसीट्स आएगी, नहीं। एक एस्टिमेट है कि इतना इतना ऐसा ऐसा होगा। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 53.5 लाख करोड़। ठीक है। नॉन डेट रिसीट्स कितनी आ रही है कि बिना लोन लिए वाले पैसे कहां से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं? 36.5 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसीट मतलब कि टैक्स से कितना हमें पैसा आ रहा है? 28.7 लाख करोड़। क्या मुझे ये सब डेटा याद रखने? नहीं भाई साहब, नहीं रखने, बस एक ओवरव्यू के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स की बात करें वो कितनी आएगी? 7.2 लाख करोड़। नेट मार्केट बोरोइंग्स 11.7 लाख करोड़। अब ये दोनों डेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, दीज आर दी डेटास जो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट हमने क्या एस्टिमेट किया है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है उसमें से हमें डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है, हमें कितना हम डेफिसिट में जाने वाले हैं, मतलब कि हमारा रेवेन्यू कितना कम आने वाला है हमारे एक्सपेंडिचर से। आपको पता है कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं जितना मेरे पास पैसा आ रहा है उससे। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है? कितना फिस्कल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जा रहा है फिस्कल रेवेन्यू से। बस सिंपल सी बात है। तो कितना किया जा रहा है? 4.3% ऑफ दी जीडीपी किया जा रहा है फिस्कल, जो डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा। ये जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का जो गैप है वो कितना है? 4.3% ऑफ दी जीडीपी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। डेट जीडीपी रेशियो कितना है? 55.6%। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि पहले ज्यादा था, ये जो है ना पिछले साल 56 पॉइंट समथिंग था। बट अब ये बोला गया कि 2026 में ये क्या होगा, ये फॉल करेगा और अब कितना हो जाएगा? 55.6%। मैंने फिर बोला ये एस्टिमेट्स है। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डेटा इसमें से याद नहीं रखना लास्ट टू के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। ये थोड़ा सा ना मैंने क्या निकाला है, मैंने ये पीआरएस से डेटा निकाला है। ठीक है। ठीक है। प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है। मेन चीज आपको जो याद रखनी है अपने दिमाग में, किस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है? डिफेंस मिनिस्ट्री। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता होने चाहिए। ठीक है। बस इतना आपको करना और कुछ नहीं। आपको ये पता होना चाहिए डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। हमें कितने का चेंज देखने को मिला पिछले साल के हिसाब से? 7.1% का चेंज देखने को मिला है। फिर हम देखेंगे हमें सबसे ज्यादा चेंज कहां देखने को मिला। आप देखोगे 128% कहां? जल शक्ति में। ओ हो। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पिछले साल के हिसाब से इस साल में परसेंटेज चेंज हमें कहां देखने को मिला सबसे ज्यादा? जल शक्ति में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को में हमें सबसे ज्यादा उसके बजट में चेंज देखने को मिला है। कितना? 128.8%। प्लीज मैं यही कहता हूं, आपको ढूंढना है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आपके पास ये समझ लो 15,000 चीजें होंगी याद करने के लिए। बट आपको पढ़ना क्या है पूरे बजट से? ये पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा चेंज कहाँ देखने को मिला? पूरा डेटा देखा जल्दी जल्दी, हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। अच्छा, हमें ये याद करना है। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज देखने को मिला। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है कि डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये सब क्या है? ये मिनिस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज ये डेटा दिया है एक्सपेंडिचर का। उसके बाद रेलवेज को पैसा दिया है, फिर होम अफेयर्स को, और फिर सबसे नीचे पहुंच जाओ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। फिर एक चीज अपने दिमाग में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में ज्यादा पैसा दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या आता है? एग्रीकल्चर। एजुकेशन से ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर में दिया गया है, तो ये डेटा याद रखो। वो वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, और आपको पता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन सी है। आपको ये पता होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट से ज्यादा किन किन चीजों में पैसा दिया गया। तो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टा पे, अगर आप इंस्टा पे हैं, इंस्टाग्राम पे, तो आप वहां पे देखते होंगे कि बहुत सारे जो जैसे हम कहते हैं कि न्यूज डिजिटल मीडिया वाले चैनल्स हैं, वो इस न्यूज को बहुत ही बड़े लेवल पे शो कर रहे हैं, है ना, कि हमारा जो कैपिटल आउटले है, देखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि कितना पैसा एलोकेट किया गया है, और देर इज अ डिफरेंस कि कितना कैपिटल आउटले है। कैपिटल आउटले इस पूरे बजट का एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है। तो ये बोला गया है, देखो वैसे तो हमें टोटल चेंज में से 7.1% का इंक्रीज देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है, मींस इंक्रीज देखने को मिला है, प्लस है ये, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कैपिटल आउटले की बात करें तो उसमें हमें ये देखने को मिला है कि 17.1% हाइयर पैसा दिया गया है पिछले साल के एस्टिमेट से। समझे इस चीज को? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कैपिटल आउटले काफी बड़े नंबर से बढ़ा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं इधर, ये भी पीआरएस का ही डेटा है, ठीक है। मैं कोई भी ऑफिशियल डेटा के अलावा कुछ भी यहाँ पे रखता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको इकोनॉमिक सर्वे करवाया, सिर्फ ऑफिशियल डेटा, सिर्फ उतनी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ना आपके पास उतना टाइम है, ना मेरे पास उतना टाइम है कि हम फालतू की चीजों पे ध्यान दें। हमारा काम है इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। अब ये डेटा ना इजीली, इजी वे में मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ठीक है। इस डेटा को मैं इजी वे में नीचे दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स है, उन्होंने एक अच्छा यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइड किया था, जिसमें देखो बताया गया कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आ कहां से रहा है, कम्स फ्रॉम वेयर। तो सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग से एंड अदर लाइबिलिटीज से। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पैसा जो आ रहा है, हम बोरो जब कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उससे हमारा सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। फिर कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स से आ रहा है। आपको पता है टैक्स बॉयंसी, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताया कि टैक्स बॉयंसी बढ़ती जा रही है क्योंकि टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा हम टैक्स सिस्टम को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, उतना जल्दी क्या हो रहा है? टैक्स बॉयंसी भी उतनी जल्दी बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है कि बोरोइंग एंड अदर रिसीट्स के बाद कौन सा आता है? इनकम टैक्स। फिर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और उसके बाद आता है जीएसटी एंड अदर्स। तो ये चार आपको प्लीज याद रखने हैं। उसके बाद सबसे नीचे पहुंच जाओ, सबसे नीचे क्या आया? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। फिर आपको ये याद करना है। तो मेरा कहना ये है कि ऊपर के चार तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद पैसा आ तो यहाँ गया, हमने मिनिस्ट्री में भी देख लिया कहाँ कहाँ पैसा गया। बट अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल कौन कौन से सेक्टर में गया है, तो सेक्टर की बात अब कर लेते हैं, ठीक है। रुपीज गोज टू, कहाँ पे पैसा गया है। तो जो हमारा स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस है ना, आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं कि फाइनेंशियल, मैं ऐसे कैसे बताऊं, तो इस तरीके से समझ लो कि जिस तरीके से पैसा आया है उस तरीके से पैसा देना भी है। अब आपको पता है कि हर एक स्टेट के पास इतना पैसा, खुद रेवेन्यू कलेक्ट करने के इतने भी ज्यादा सोर्सेज नहीं है कि वो स्टेट का खर्चा चला पाए। तो हर साल यूनियन क्या करती है? यूनियन जो टोटल बजट है उसमें से कुछ पैसा क्या करती है? हर एक स्टेट को देती है, ठीक है। तो वही जो स्टेट का शेयर है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, जो यूनियन बजट, यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन बजट में से देना पड़ रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, कि जो पैसा हमने बोरोइंग्स ली है, वो बोरोइंग्स पे कोई इंटरेस्ट भी तो होगा पहले का, वो इंटरेस्ट भी तो हमें वापस करना है। तो फिर उसके बाद पैसा जो जाता है वो उस इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, है ना। जैसे हमने देखा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें पैसा देना पड़ता है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, तो उसमें पैसा जाएगा, ठीक है। उससे कम कहाँ जा रहा है? डिफेंस में। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज्यादा पैसा गया, लेकिन अगर आप सेक्टर्स के हिसाब से जाओगे तो आप देखोगे कि स्टेट को जो पैसा देना पड़ा है वो सबसे ज्यादा है। तो याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस, जहां की मिनिस्ट्री में कितना पैसा गया, कौन सी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा गया, और कौन सी सेक्टर में पैसा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है? ये तो हमने देख लिया पैसा कहां से आया कहां गया। अब ना बजट में बहुत सारी चीजें लिखी थी कि अब जो है हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत जो है, वो किस किस अगले 1 साल तक किस किस जगह फोकस करने वाला है।
थीमेटिक फोकस का मतलब है कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली रिलेटेड चीजों में कहां कहां पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो बोला गया इस बार प्लीज याद रखना, ये पूछा जाएगा 3 कर्तव्य पे हम चलेंगे। किस पे? हमारे 3 कर्तव्य पे हम चलेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी है? हमारी कर्तव्य का मतलब आपको पता है क्या है? ड्यूटीज है। ठीक है, तो 3 ड्यूटीज कौन कौन सी है? इन्हीं 3 ड्यूटीज पर हमें सब कुछ पढ़ना है। यही सब कुछ लिख दिया है इन्होंने 3 ड्यूटीज में कि कौन कौन सी स्कीम ऐड करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहना, एंड तक देखना, बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखो ज्यादा बचे नहीं है, 8 पेजेस है, टोटल पेजेस 15 है, 8वें पे पहुंच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स। और तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और अपना दिमाग से इधर रखना है ना, इधर उधर के टेक्स्ट पे मत रखना कि कहीं किसी का मैसेज आ गया हो। अब देखो जरा, 3 ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर एक ड्यूटी के अलग ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि एक ड्यूटी का काम क्या है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, दूसरे का क्या है कि ह्यूमन कैपेसिटी जो है वो हमें बिल्ड करनी है, थर्ड में क्या है कि इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है। ऐसा ना हो कि हमने एक सेक्टर में इतना काम कर लिया कि पीछे, जैसे फार्मर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, और डिसेबल पीपल हैं, उनकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया और वो क्या है, वो पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना। वी वांट कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी हो वो इंक्लूसिव हो, सबको साथ में लेके चले। अब इसको ही डीप में पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे 3 कर्तव्य मैंने बताए, उसमें से पहला कर्तव्य क्या है? पहले कर्तव्य में भी हम 4 से 5 चीजें पढ़ेंगे। एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे सारी बात किसकी चल रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो काम है, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो डेटा है, फर्स्ट कर्तव्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ड्यूटी किस पे काम करती है? ये जो फर्स्ट कर्तव्य है हमारा, फर्स्ट ड्यूटी जो है हमारी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, स्ट्रैटेजिक एंड फ्रंटियर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बायोफार्मा शक्ति। अब देखो, बायोफार्मा शक्ति एक न्यू स्कीम है, तो आपको क्या करना है? इस स्कीम के बारे में पढ़ना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक स्कीम को भी अच्छे से समझाऊं, तो बस मेरे को नीचे कमेंट में लिख दो कि सर स्कीम को भी प्लीज समझा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस उसका टॉपिक जो लिखूंगा वीडियो का, वो ये लिखूंगा कि यूनियन बजट में जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उससे रिलेटेड डेटा है उस वीडियो में। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं। अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है, इस बायो फार्मा शक्ति जो न्यू स्कीम लेके आई गई है, उसमें ये बोला गया, बस एक थोड़ा सी छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, कि 10,000 करोड़ दिए जाएंगे 5 साल में। 5 साल में धीरे धीरे करके 10,000 करोड़ दिए जाएंगे, ताकि हमारे जो इंडिया की बायो फार्मा सेक्टर है, हमारे देश का जो बायो फार्मा सेक्टर है, वो एक बायो फार्मा हब बन पाए वर्ल्ड वाइड। मतलब कि अगर किसी को भी समझ में आए कि बायो फार्मा में सबसे आगे कौन चल रहा है, तो इंडिया चल रहा है। ऐसा होना चाहिए, हमें अपने आप को एक बायो फार्मा हब बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो कि 2021 में आया था। अब आप देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस बार आपको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आएगा एग्जाम में। क्यों आएगा? क्योंकि 2021 के बाद 2026 तक 5 साल पूरे हो गए, 5 इयर्स कंप्लीटेड। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में मैंने बताया है, जब कोई स्कीम को 5 साल पूरे हो जाए भैया पढ़ लो। अब पढ़ लेना, क्योंकि अब इसका 2.0 भी आ गया। तो ये किस पे फोकस कर रहा है? ये फोकस कर रहा है ऑन इक्विपमेंट, मटेरियल्स, फुल स्टैक आईपी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। किसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसका फुल स्टैक आईपी, किसके मटेरियल, किसके इक्विपमेंट? सेमीकंडक्टर्स के। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट में। इस वजह से हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर मिशन जो है उसका 2.0 लेके आए हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2021 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल इसके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, फिर एक नई स्कीम आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसमें क्या बोला गया है कि देखो, ऐसा है कि 2025 में, पिछले साल ये आई थी, उस टाइम पर पैसा एलोकेट किया गया था। इस साल ये बोला है कि अब जो पहले पैसा एलोकेट किया गया था उससे भी 40,000 करोड़ जो है वो ज्यादा पैसा दिया जाएगा उस स्कीम में। ठीक है, 40,000 करोड़ नहीं दिए जा रहे, 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे स्कीम में। ठीक है, फिर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, कहां कहां पर? याद रखना है इन स्टेट्स को, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश। जो जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, समझ लेना उसका डेटा आपको याद करना है। तमिलनाडु, ये डेटा आपको याद करना है कि रेयर अर्थ कॉरिडोर्स कहां कहां बनाए जा रहे हैं।
ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। किस लिए बनाए जा रहे हैं? माइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, R&D के लिए, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। किस लिए केमिकल पार्क्स बनाए जा रहे हैं? ताकि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की हमारी कैपेबिलिटीज है उनको उसको एनहांस किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारी किससे रिलेटेड डेटा था? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। आगे आओ। उसके बाद ये चैंपियन एसएमई, एसएमई का मतलब क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एसएमई का ग्रोथ फंड है ना, वो बनाया जाएगा इस बजट के थ्रू। और कितने का बजट होगा वो? 10,000 करोड़ का ये एसएमई ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड था जो 2020 में बनाया गया था, 5 साल पूरे हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, 2025 में 5 साल पूरे हो गए। सेल्फ रिलायंट फंड जो इंडिया का है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो 2020 में लाया गया था, उसको बोला गया है 2,000 करोड़ रुपए से टॉप अप किया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा डाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि कॉर्पोरेट मित्राज नाम की, ये न्यू है, इस साल इंट्रोड्यूस करी गई है। क्यों करी गई है? कि ये रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पूरी करेगी एमएसएमई सेक्टर्स की। क्या? कॉर्पोरेट मित्रा, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, टू हेल्प एमएसएमई कंप्लायंस एंड ग्रोथ। मैंने जहां पर ये स्टार मार दिया समझ लो इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, भाई पढ़ लेगी यूट्यूब चैनल, उस पे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की अगर बात करें, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे पुश करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या पुश कर रहे हैं हम? देखो, ये बोला गया है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बोला गया है किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कितना किया जाएगा? 12 लाख करोड़ का। क्या पढ़ना है, याद रखना है? नहीं, बस जो मैं बोलूंगा वो याद रखना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस बार क्या हुआ? एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं उनसे पैसा क्राउड किया जा सके। सिंपल सी बात। उसके बाद लॉजिस्टिक एंड वाटरवेज पर काम किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, कि एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट का मतलब क्या होता है? जो सामान ले जाते हैं ना, जिसमें, उसको फ्रेट बोलते हैं। तो एक ऐसा कॉरिडोर बनेगा, कहां पर? दनकुनी से लेके सूरत तक। ये प्लीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाएंगे। कितने? 20 याद रखना है। शिप रिपेयर हब बनाया जाएगा 2 जगह। कहां कहां पर? वेरी इंपॉर्टेंट, वाराणसी एंड पटना। ये आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, ये पूछे जाएंगे किसी ना किसी स्टेटमेंट में डाल के। ठीक है, अब देखो, एविएशन एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है? नहीं। सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे जाएंगे, बस इतना दिमाग में रखो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड क्या आया था, और कॉर्पोरेट मित्राज जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है 2026 में, वो है क्या। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपरली अच्छे से समझाऊंगा सब कुछ। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी एंड अर्बन रीजन में क्या हुआ है? ठीक है, एक कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनमें पैसा कितना दिया जाएगा? 20,000 करोड़ रुपए। ये CER बनाए जा रहे हैं, इसको याद रखना। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? ताकि क्या किया जा सके? जो की कॉरिडोर्स है उनमें ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, बस। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स नाम में ही है ना, हर सिटी में इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा। उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर एक सिटी इकोनॉमिक रीजन को, ताकि वहां पे ये बनाई जा सके। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। कहां पर? दिल्ली पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। ये याद रखना, ये आएगा। ठीक है, क्यों? कितने बनाए गए? याद रखना, 7। क्या है ये? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। आगे बढ़ते हैं। 12 पेज तक पहुंच गए, 15 है टोटल। ज्यादा मुझे पता है कि इतना सारा पढ़ना, डेटा याद रखना, ये सब चीजें देख देख के बोरियत फैलती है, बट बोरियत नहीं फैलानी है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही वो टाइम है जिस टाइम पे पता चलता है कौन कितना ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, तो प्लीज बैठे रहो, थोड़ी देर की और बात है, बैठे रहो आराम से।
सेकंड कर्तव्य की बात करें, फर्स्ट कर्तव्य हमारा खत्म हो गया जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब दूसरी चीजें क्या है, मैंने बोला था ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ानी है, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो क्या है, फुलफिलिंग एस्पिरेशन एंड बिल्डिंग ह्यूमन कैपेसिटी। इसके ऊपर काम करेंगे, कैसे करेंगे, स्किल्स के ऊपर काम करना है, उसके लिए कुछ स्कीम्स बनानी पड़ेंगी। सर्विस लेड ग्रोथ करनी है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे ह्यूमन कैपिटल डेवलप, जब हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, वो हमने बहुत बार इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है, अभी आगे भी बता दूंगा जैसे वो आएगा। देखो, सबसे पहली चीज उसके लिए हम क्या करें, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ी सी चीजें मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। क्या कर रहे हैं उसके ऊपर काम, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस कमेटी बनेगी। क्या बनेगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी, प्लीज इसे याद रखना, ताकि सर्विस सेक्टर की वर्कफोर्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं, कहां पर, नियर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स। एक गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जैसे ही कोई चीज आपको बजट में देखने को मिलेगी, आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, और वो एक यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये चीज है कि ये बोला गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि क्या हो, एक्सेस टू एजुकेशन इंप्रूव हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी कोई बाहर से लड़की इधर पढ़ने आ रही है किसी भी एरिया में, तो वहां पर उसके घर पर सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमारी बेटी रहेगी कहाँ पे। तो उसके लिए ही क्या है कि सरकार ने एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात करी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि मैक्सिमम लड़कियों को क्या हो सके कि वहां पर एकोमोडेशन मिल सके, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि हेल्थ केयर एंड एलाइड सेक्टर्स पे क्या काम किया गया, देख लेते हैं क्या काम की बात करी जा रही है। बोला गया है कि मोर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्या किया जाएगा, अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू कॉलेजेस के थ्रू एम्पावर किया जाएगा, ठीक है। रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे, रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। अब आगे इंपॉर्टेंट 3, 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, प्लीज इसे याद रखना, ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। 3 याद रखना, 3, एडिशन ऑफ 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, कितने, जैसे यहाँ पे बात करी ना कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अपग्रेडेड इंस्टीट्यूशन और न्यू कॉलेजेस बनाएंगे, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। और क्या टारगेट लिया गया है कि 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें बनाने हैं अगले 5 साल में, 1 लाख, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे, 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा जानवरों की तरफ चले तो बोला गया है कि 20,000 से ज्यादा वेटनरी प्रोफेशनल्स हमें बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पर जितनी इंपॉर्टेंट ह्यूमन पॉपुलेशन है उतनी इंपॉर्टेंट एनिमल पॉपुलेशन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2 चीजें और बची है बस इसके बारे में, सेकंड कर्तव्य के बारे में। एक तो क्रिएटिव इकोनॉमी, आपको पता है क्रिएटिव इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी, याद रखना। और टूरिज्म से रिलेटेड क्या बात करी गई है, बोला गया है कि सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स से रिलेटेड, कहाँ पे, स्कूल और कॉलेजेस में। बहुत अच्छी चीज है, ऑरेंज इकोनॉमी बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ रही है, आपको पता है कि इतना ज्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा, उस पर तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लानी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा टूरिस्ट गाइड्स को, जब ज्यादा देर बोल लेते ऐसे ही होता है। एंड डिजिटल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी जा रही है जो मेरे को आपको बताना है कि 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अपस्किल किया जाएगा 20 साइट्स में, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा टूरिज्म से, वहां पर। एंड 12 वीक के अंदर, बस ये चीज आप याद रखना। ये किसके साथ मिलके किया जाएगा, इन कोलैबोरेशन विद आईआईएम्स, प्लीज इसको याद रखना, आईआईएम, ठीक है, प्लीज इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज साइट को डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर। फिर वही है कि सिर्फ पढ़ के आगे निकलना है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है बस उतना याद करना है।
ये मिशन है जो नया लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में जरूर मैं अपनी मंथली करंट अफेयर्स में भी करवाऊंगा। मंथली करंट अफेयर्स भी मैं करवाता हूँ, आपको पता है, उसमें भी मैं इन चीजों को ऐड करूंगा, सारी चीजों को, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूं सिर्फ स्कीम्स और मिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मुझे दिख जाता है कि 20 कमेंट्स भी आ गए ना, 20 कमेंट्स भी आ गए इसके, कि हाँ हमें स्कीम से रिलेटेड चाहिए, तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा पक्का, ठीक है, और एक दो दिन में। अब देखो जरा थर्ड कर्तव्य की बात करें, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा लास्ट कर्तव्य है, ठीक है, बस एक और पेज बचा इसके बाद। चलिए, सबका साथ सबका विकास है ना, मोदी जी का फेवरेट डायलॉग है ये तो, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, किसकी? इंक्लूसिव ग्रोथ की। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना है। तो यही बोला है कि जब भी ग्रोथ होगी तो सबको इक्विटेबल एक्सेस मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज का, एंड इंक्लूजन होना चाहिए फार्मर्स का भी, वल्नरेबल पॉपुलेशन का भी, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप्स हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं कि डिसेबल पीपल हो, हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए। एंड लैगिंग रीजन्स, रीजन्स का मतलब वही मैंने ट्राइब्स को जो ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड में क्या काम किया गया, क्या काम किया जाएगा? बोला गया कि 500 रिजर्वायर बनाए जाएंगे और अमृत सरोवर्स बनाए जाएंगे, किस लिए? ऑब्वियसली इरिगेशन के लिए, ताकि इजीली वाटर अवेलेबल हो क्रॉप्स को, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोकोनट प्रमोशन स्कीम आई है भाई साहब, एक क्या आई है? कोकोनट प्रमोशन स्कीम में, यही कह रहा हूँ, 5-6 नई स्कीम आई है, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। और इनके बारे में आप पढ़ के जाना, इनमें से एक स्कीम उठा के पूछेंगे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सपोर्ट दिया जाएगा, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम याद रखना। फिर लॉन्च किया जा रहा है भारत विस्तार को। ये भारत विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो बता देना कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद दिव्यांग कौशल योजना एक नई लाई गई है, ताकि जो लोग हैं जो डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं, जिनको जो डिसेबल हैं, उनको एक्सेस मिल सके टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन रोल्स का, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के, हेल्थ में क्या काम किया गया? मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर के लिए निमहंस 2 बनाया जाएगा नोएडा, नॉर्थ इंडिया में। क्या बनाया जाएगा? निमहंस 2, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना। निमहंस 2 नॉर्थ इंडिया में बनाया जाएगा। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेडेड टू रीजनल एपेक्स सेंटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखना कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा। एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि निमहंस 2 साउथ इंडिया में बनाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट, रीजनल इक्विटी की बात करेंगे। ये वही थर्ड कर्तव्य की बात है, रीजनल इक्विटी की बात करेंगे कि कोई भी पीछे ना रहे। इस वजह से क्या है कि एक ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। और पूर्वोदय स्टेट्स जो हैं उनमें टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाएगी। ये पूर्वोदय स्टेट्स कौन कौन सी हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पूर्वोदय स्टेट्स, ठीक है। तो प्लीज याद रखना कौन कौन सी स्टेट्स है पूर्वोदय स्टेट। जब इंपॉर्टेंस इसलिए इनकी बढ़ जाती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बजट में बात इसके बारे में हो चुकी है, इस वजह से। फिर बोला गया है जो 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें बुद्धिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे, मतलब कि कनेक्ट किया जाएगा उनकी जितनी भी साइट्स है, बुद्धिस्ट साइट्स, उनको, ताकि टूरिज्म बढ़ाया जा सके, ठीक है। 4000 ई बस की बात करी गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट चीज कि ये डेटा आप याद करना कि जो फाइनेंस कमीशन है, जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत सारा पैसा जो है वो स्टेट को देना पड़ता है, स्टेट्स को देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनको अगर अपने स्टेट का खर्चा चलाना है तो उनके पास पैसा भी होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ही 16 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि 1.4 लाख करोड़ की ग्रांट देना जरूरी है स्टेट्स को, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जो जो डेटा, जो जो चीजें मैंने मार्क करी है इंपॉर्टेंट, उनको आप डेटा को बार बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा आपको बजट में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर स्कीम से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे, 8 AM पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज करना चाहते हैं आप, 15 क्वेश्चन पर डे, तो आप देख सकते हैं 2 बजे 2:05 पर वो अपलोड हो जाती है हर दिन। हम अभी तक 72 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
और प्लस मंथली करंट अफेयर्स में करवाता हूँ, है ना। जैसे अगर फेब चल रहा है तो जैन की मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, 1 महीने पहले की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।